नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर दोपहर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की उदयपुर की खबर के साथ। उदयपुर में रेलवे ट्रैक विस्फोट मामले में आपको अपडेट यहां पर बता दें कि घटनास्थल पर आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर पहुंच गए हैं। एनआईए के अधिकारी भी बता दें कि उनके साथ में मौजूद हैं। एटीएस की पूरी टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। उदयपुर रेंज के आईजी एसपी भी मौके पर मौजूद हैं। बता दें कि धमाके के 24 घंटे के भीतर दोबारा रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। शनिवार को ओडा पुल पर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था। बड़ा अपडेट ये आपको बता रहे हैं उदयपुर से। यहां पर रेलवे ट्रैक विस्फोट मामले में बड़ा अपडेट है। शनिवार को ओडा पुल पर जोरदार ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद घटनास्थल पर आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर पहुंचे हुए हैं। एनआईए के अधिकारी भी उनके साथ में यहां पर मौजूद हैं और एटीएस की पूरी टीम भी मौजूद है। यहां बता दें कि पूरे घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में ये टीमें जुटी हुई हैं। उदयपुर रेंज के आईजी और एसपी भी इस साक्ष्य जुटाने के दौरान यहां पर मौजूद हैं। धमाके के बता दें कि 24 घंटे बाद एक बार फिर से ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम क्या था, किसने ये ब्लास्ट किया यहां पर, और तमाम सारी जानकारी जुटाने में अब एनआईए के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर पहुंचे हुए हैं और एटीएस की पूरी टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। उदयपुर अहमदाबाद के हाल ही में उद्घाटन हुए रेलवे ट्रैक पर शनिवार रात को एक विस्फोट कर ट्रैक को क्षतिग्रस्त किया गया था। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। यहाँ पर अभी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं अपनी जांच कर रही है। आप देखिए कि ये वही ओडा पुल है, ओडा के समीप रेलवे का ये ब्रिज है, ओडा पुल है। इसी पुल के अंदर डेटोनेटर लगाकर ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया था। तकरीबन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 3 किलो के आसपास जो है वो बारूद से यहाँ पर ब्लास्ट किया गया और उससे काफ़ी हद तक जो ये ट्रैक थी क्षतिग्रस्त हुई थी। आप देखिए कि ये जो पुलिस की और रेलवे पुलिस की जो टीमें हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उस लोकेशन पर मौजूद है। हालांकि इस ट्रैक को अब बहाल कर दिया गया है। कल पूरी रात रेलवे की टीम ने यहाँ पर काम किया और उसके बाद में इस ट्रैक को पूरी तरह से दुरुस्त करते हुए इसका ट्रायल किया गया और ट्रायल करने के बाद में नियमित ट्रेन का संचालन भी शुरू कर दिया। सभी तरह की संभावनाओं के आधार पर जांच की जा रही है। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि ट्रेन जब यहाँ से गुजरी तो हो सकता है उसी समय ब्लास्ट करने की योजना रही हो या फिर इस ट्रैक को क्षतिग्रस्त किया गया। उसके बाद में जब यहाँ से दूसरी ट्रेन गुजरती तो वो ट्रेन इस क्रैक हुई ट्रैक से गुजरती और डीरेल होने की संभावना, जिससे एक बड़ी जनहानि हो सकती थी। तो फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है जांच कर रही है। सभी केंद्रीय एजेंसी हैं इसमें शामिल हो चुकी है और बेहद गहनता से इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। लेकिन रेलवे ने पूरी रात काम करते हुए फिलहाल रूटीन ट्रेनों के लिए इस ट्रैक को शुरू कर दिया। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि यहाँ से आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसलिए आगे जाने की मनाही है। लेकिन ये जो पीली पट्टी देखने को मिल रही है, ठीक इसी जगह पर यहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इसी जगह पर ट्रेन जो क्रैक है ट्रैक पर वो यहाँ पर आए। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की जांच जो है किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि एनआईए और एनएसजी भी अब इसमें शामिल हो चुकी है। देखिए, उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन का इस दक्षिणी राजस्थान, मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र की बहुत बड़ी परियोजना अभी 31 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसके रेलगाड़ी शुरू करके शुरुआत करी थी। हमारे देश में और उदयपुर क्षेत्र में, मेवाड़ वागड़ में कुछ असामाजिक इस तरह के तत्व लगे हुए हैं जो सरकारों को बदनाम करना चाहते हैं। मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इसके पीछे किसका हाथ है, इसके तह तक जाके इनकी गिरफ्तारी की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करे। और एक शख्स शादी का झांसा देकर कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला सहकर्मी को मुंबई से दिल्ली लेकर आ गया। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो युवक ने हत्या कर शव के कई टुकड़े कर दिए, फिर उन्हें दिल्ली के अलग अलग ठिकानों में फेंक दिया। ये घटना के करीब 5 महीने बाद वारदात का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी आफ्ताब अमीन
पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 79 वर्षीय विकास मदान वाकर ने 8 नवंबर को अपनी बेटी के अपहरण की एफआईआर दिल्ली में महारौली थाने में दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि वो परिवार सहित महाराष्ट्र के पालघर में रहते हैं। पीड़ित की 26 वर्षीय बेटी श्रद्धा मुंबई के मलाड इलाके में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी के कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। यहीं पर श्रद्धा की मुलाकात आफताब अमीन से हुई। जल्द ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और लिव इन रिलेशन में रहने लगे। जब परिवार को इस रिश्ते के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। और सांबा जिले के झगवाल इलाके में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से दहशत का माहौल है। ये गुब्बारा जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर स्थित भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप झगवाल में मिला है। बताया जा रहा है कि गुब्बारा 10 बजे के करीब झगवाल के भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर गिरा था, जहां काम करने वाले कर्मियों ने उसे देखते ही सिक्योरिटी गार्ड को जानकारी दी। गुब्बारे पर पाकिस्तान का झंडे का निशान भी बना हुआ था। पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी इसी आकार का गुब्बारा सांबा क्षेत्र से मिला था। कृष्णा है, ये बीपी गुवाल का पंप है, गुवाल में है ये। हम यहाँ पे खड़े थे सभी, एक वहाँ से गुब्बारा आया उड़ता उड़ता, यहाँ पे गिरा। हमने सोचा पता नहीं क्या है ये। इधर आया तो हमने उस पर जब देखा तो उस पर पाकिस्तान का फ्लैग का वो निशान होता है वो बना हुआ था। हमने जब देखा उसको तो वो उस पर था कुछ नहीं, बस ऐसे ही था, एक गुब्बारा ही था। और फिर हमने सोचा पता नहीं कि क्या है। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस वाले आए थे, उन्होंने देखा वगैरह, वो गुब्बारा वगैरह ले गए। अभी आगे पता नहीं क्या कहते हैं। था तो कुछ नहीं, बस ऐसे नॉर्मल ही था। आगे नहीं पता हमको। लिखा था उर्दू में लिखा हुआ था, हमको कुछ समझ नहीं आया, उर्दू हमें आती नहीं है। तो बस यही था कि उसमें फ्लैग बना हुआ था पाकिस्तान। सर इधर से आया उड़ता उड़ता और इधर गिर गया। तो हमने बस उठा के यहाँ से ले आए। फिर कितने बजे की बात आती है सर? करीब हमने कोई 10 बजे, कोई 5-10 की बात है। अच्छा। पैनिक होने की, नॉर्मल फ्लैग था, अभी पता नहीं क्या था कि उसमें क्या कोई पुलिस वाले हो सकता है, वो पुलिस वाले पता। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे मुंबई से एक खबर का। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट की टीम ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 61 किलो सोना बरामद किया गया। तस्करों में बता दें कि 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जब्त किए गए सोने की कीमत 32 करोड़ रुपए है। इन सभी तस्करों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और देखिए, रायसेन के बाद दमोह में धर्मांतर के मामले सामने आ रहे हैं। यहां एक 17 साल के युवक को पादरी बनाया जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो और बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह रविवार को रायसेन के बाद दमोह पहुंचे, जहां चल रहे कई मिशनरी संस्थाओं का दौरा किया गया। इस दौरान ये पाया गया कि वहां धर्मांतरण और चाइल्ड ट्रैकिंग की शिकायतें जो उन्हें मिली थी उनमें सच्चाई है। धर्मांतरण की शिकायत सच पाई जाने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मिशनरी संस्था से जुड़े 10 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। जांच के दौरान टीम ने पाया कि दमोह की बाइबल सोसाइटी में 17 साल के युवक को डिंडोरी से लाया गया और उसे पादरी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहीं दूसरा मामला दमोह के ही सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का है, जहां टीम के पहुंचते ही संस्था के लोग संस्था में ताला लगाकर भाग निकले। बाद में पुलिस के दखल के बाद संस्था में टीम दाखिल हुई तो पता चला कि बिना रजिस्ट्रेशन के यहां पर चिल्ड्रन होम संचालित किया जा रहा था। इसके पहले रायसेन में धर्म परिवर्तन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। एक बाल गृह में 3 बच्चों के धर्म परिवर्तन पर बवाल मच गया था। हमको बाइबल सोसाइटी में एक ऐसा बच्चा मिला जिसको 17 वर्ष की उम्र में डिंडोरी ज़िले से लेके आया गया है। उस बच्चे को पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसको उसके कैरियर से विमुख किया गया है। उसको एक कृष्णा नाम के व्यक्ति ने यहाँ लाकर डिंडोरी से हेनरी नामक व्यक्ति को सौंपा था। प्रथम दृष्टया ये मामला
चाइल्ड ट्रैफिकिंग का प्रतीत होता है। इसी प्रकार दूसरा मामला सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का था, जो कि एक चिल्ड्रन होम चलाते थे। वो चिल्ड्रन होम पंजीकृत नहीं था। जब हम वहाँ पे निरीक्षण के लिए गए तो संस्था के लोगों ने ताला लगा दिया, हमको दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया, हमारा रास्ता रोका गया, शासकीय काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया, बच्चों को शटर के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे सदस्य ओमकार सिंह जी बड़ी मुश्किल से पुलिस की सहायता से अंदर गए। हम बड़ी मुश्किल से, पुलिस ने जब वहाँ फेंसिंग का एक टूटा हुआ हिस्सा था उसके माध्यम से हमको अंदर भेजा। जाकर हमने देखा 91 बच्चों के नाम दर्ज थे। कुल 46 बच्चे हमको वहाँ मिले। उनमें से अधिकांश बच्चे हिंदू धर्म को मानने वाले थे, एक बच्चा मुस्लिम धर्म को मानने वाला था, सभी बच्चे दिव्यांग थे। उन बच्चों को क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिखाई जा रही थी। आज राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियांक कानूनगो द्वारा बाइबल जो संस्था है वहाँ निरीक्षण किया। इसके बाद आधारशिला बाल गृह का निरीक्षण किया। इसके बाद निरीक्षण के दौरान उन्होंने इन संस्थाओं पर कुछ कमियां पाई गई हैं। इनका कहना है कि वहाँ कुछ बच्चे हैं जो अनलीगल रूप से रखे गए हैं। आज उन्होंने निरीक्षण उपरांत थाना दमोह देहात में स्वयं उपस्थित होकर अपराध पंजीबद्ध कराया है और अपराध पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना स्टार्ट की जा रही है। आगे विवेचना में जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, पूरा मामला किस प्रकार का है? क्या धर्मांतरण हो रहा है? धर्मांतरण क्या आरोप है? उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान इस तरह के तथ्य पाए हैं। उनका कहना है कि धर्मांतरण संबंधी यहाँ कार्य चल रहे हैं, तो उस संबंध में भी उन्होंने FIR में ये तथ्य लेख कराया है। इन तथ्यों की बारीकी से जांच की जाएगी, जांच में स्पष्ट हो जाएगा। सर, एक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 4 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी, पुलिस थाने में बैठकर आपकी चौकी में जाना पड़ा। FIR लॉन्च क्यों नहीं हो रही? नहीं, यह कहना गलत है। टाइम से FIR लॉन्च की गई है। उन्होंने पूरा अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और फिर FIR तत्काल की गई। और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को रविवार को गुजरात में उस वक्त विरोध का सामना करना पड़ा जब वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। ओवैसी की पार्टी गुजरात में करीब 3 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बीच सूरत में एक जनसभा के दौरान मुस्लिम युवकों ने ही ओवैसी को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया और मोदी मोदी के नारे यहां पर लगाए गए। असदुद्दीन ओवैसी के विरोध का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि सांसद ओवैसी की इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ओवैसी सूरत पूर्वी सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए सभा करने पहुंचे थे। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक वारिस पठान भी उनके साथ मौजूद थे। ओवैसी ने मंच पर जैसे ही अपने भाषण को शुरू किया तो वहां मौजूद लोगों ने उनका नारे लगाकर विरोध किया। युवकों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर उनको काले झंडे दिखाए। इस नारेबाजी से सभा में मौजूद AIMIM नेता असहज हो गए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के लिए बाली के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बता दें कि आज इंडोनेशिया के बाली रवाना हो गए हैं। PM मोदी 14 से 16 नवंबर तक बाली में ही रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर को है। करीब 45 घंटे के अपने प्रवास के दौरान PM मोदी 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दुनिया के दिग्गज नेता 20 देशों के समूह G20 के प्रमुख के शिखर सम्मेलन में बता दें भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। 10 देशों के प्रमुखों से बता दें द्विपक्षीय मुलाकात भी PM करेंगे। इसमें बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
रक्षा लेखा विभाग द्वारा आयोजित नियंत्रकों के सम्मेलन को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश की युद्ध की तैयारी के लिए न केवल पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता है, बल्कि इसके लिए त्वरित और पारदर्शी निर्णय लेना भी महत्वपूर्ण है। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि निर्णय लेने में देरी से समय के साथ साथ धन की भी हानि होती है। इसके अलावा ये देश की युद्ध तैयारी पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रक्षा लेखा विभाग इसे सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी संसाधन हैं, उनकी एक सीमा है। ऐसे में उपलब्ध और सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक हो जाता है और यही बात किसी राष्ट्र और उसके रक्षा क्षेत्र पर भी लागू होती है। संसाधनों की सीमितता यानी लिमिटेशन के कारण ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है, मैं मानता हूं। इकोनॉमिक्स की परिभाषा अगर हम देखें तो पाएंगे इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इट्स डायरेक्टली एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ओवर टाइम एंड a great variety of other complex issues of vital concern to society। और इस तरह की फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टडी की जरूरत मानव को हमेशा से हो रही है। और यही कारण है कि हम इतिहास का कोई भी पीरियड उठाकर देखें, उसमें वित्त व्यवस्था या वित्त के हिसाब किताब की व्यवस्था यह अनिवार्य रूप से मिलती ही मिलती है। फिल्म अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक ने एक ट्वीट के जरिए एक्टर अनुपम खेर की जमकर तारीफ की है। उन्होंने अनुपम खेर को अनस्टॉपेबल और फिल्म इंडस्ट्री का नया शोमैन भी कहा है। सतीश कौशिक ने अनुपम खेर की बता दें कि तारीफ की है। अनुपम खेर को हिंदी फिल्म उद्योग के नए शोमैन का उन्होंने टाइटल दिया और लिखा, चलते रहो मिस्टर अनस्टॉपेबल खेर। तो ये सतीश कौशिक ने अनुपम खेर को हिंदी फिल्म उद्योग के नए शोमैन का टाइटल दिया है और कहा है कि चलते रहो मिस्टर अनस्टॉपेबल खेर। उन्होंने ट्वीट कर अनुपम खेर की जमकर तारीफ की और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का नया शोमैन तक बता दिया। और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश में यूरिया किल्लत को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। सांसद राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार भ्रष्ट और निकम्मी है। केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए यूरिया भेजती है, लेकिन राजस्थान सरकार उसमें भी भ्रष्टाचार कर रही है। प्रदेश के एक मंत्री के जन्मदिन पर पूरा एक रैक 2600 टन यूरिया डाइवर्ट कर दिया गया, जो अन्नदाता के पेट पर लात मार सकते हैं। उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? कांग्रेस सरकार भ्रष्ट और निकम्मी है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। केंद्र सरकार किसानों के लिए यूरिया भेजती है, पर्याप्त मात्रा में यूरिया भेजती है, सिर्फ उसको बांटने की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की, और राजस्थान की कांग्रेस सरकार उसमें भी भ्रष्टाचार कर रही है। सुनते हैं एक मंत्री जी का जन्मदिन था और उसमें पूरा का पूरा रैक 2600 टन का यूरिया डाइवर्ट कर दिया गया। हजारों किसानों को वो यूरिया नहीं मिला। जो लोग अन्नदाता के पेट पे लात मार सकते हैं, उनसे क्या उम्मीद करी जा सकती है? मुझे बड़नगर से, विराटनगर से, हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति के चेयरमैन, इन सबके फोन आए। मैंने तुरंत मनसुख मंडाविया जी, जो इस मंत्रालय के मंत्री हैं, उनसे बात करी। गुजरात में चुनाव चल रहा है और देखिए, खाटू श्याम मंदिर को रविवार रात से आम जन के लिए बंद कर दिया गया है। पिछले दिनों प्रशासन के साथ हुई बैठक में मंदिर में निकासी द्वार बढ़ाने और उनको चौड़ा करने का फैसला लिया गया था। वहीं मंदिर में निर्माण कार्य के साथ साथ अब खाटू में अतिक्रमण हटाने का अभियान भी शुरू हो गया है। आज प्रशासन ने खाटू श्याम के प्रमुख बाजार से अतिक्रमण को हटाया है। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान खाटू श्याम की गलियां एक ही दिन में चौड़ी नजर आने लगी। अमूमन जिन कतारों में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, वहां आज बिल्कुल सुनसान नजारा नजर आया। हमारी टीम ने खाटू श्याम जी का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। के बाद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए लगातार प्रशासन एक्शन में है। आज आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो नगर पालिका क्षेत्र है और जो खाटू का जो मुख्य बाजार है,
वहाँ से अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो आज से शुरू कर दिया गया है और दुकानों के बाहर जितना भी अतिक्रमण है वो बाजार से हटाया जाएगा। और इसका जो अभियान है इसका असर साफ देखा जा सकता है कि जो काफ़ी लोग हैं वो पहले से ही दुकानें बंद करके या तो जा चुके हैं या फिर जो दुकानों के बाहर अतिक्रमण था उसको हटा लिया गया है। तो जब से जो खाटू में भगदड़ हुई थी उसके बाद से लगातार यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर प्रशासन एक्शन में है और लगातार ये सुचारू किया जा रहा है कि किस तरह से जो खाटू में जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, उसको लेकर के जो प्रशासन है वो लगातार एक्शन में है और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिन में बहुत ज़्यादा असर इसका खाटू में देखने को मिलेगा। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। इंदौर से आई हूँ दर्शन के लिए, बाबा के दर्शन के लिए, लेकिन ये खबर सुन के अच्छा नहीं लगा कि अचानक ही हमें मालूम पड़ा कि दर्शन बंद है। अब यात्रियों की संख्या को देखते हुए थोड़ा मंदिर का विस्तार, आउटगेट, एग्जिट वो अपना उसके लिए हो रहा है, लेकिन अच्छा है, आगे वाले यात्रियों के लिए बहुत सुविधा होगी। जिला उन्नाव यूपी। कब आए थे? कल शाम में। तो मंदिर तो बंद है, दर्शन के लिए बाबा के लिए आए थे। और देखिए इस बीच ही जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। विद्या संबल योजना को सरकार ने स्थगित कर दिया है। 93,000 रिक्त शिक्षकों के पद पर ये बता दें योजना निकाली गई थी जिसको स्थगित कर दिया गया है। बेरोजगारों को गेस्ट फैकल्टी से के तौर पर यहां लगाया जाना था। आगामी आदेशों तक विद्या संबल योजना को बता दें स्थगित किया गया है। निदेशक गौरव अग्रवाल ने इस स्थगित के आदेश जारी किए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी लवली से जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, क्या कुछ जानकारी है? सरकार की इसने इस योजना को बहुत व्यापक प्रचार प्रसार के साथ निकाला था, मगर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है राजस्थान से कि राजस्थान के शिक्षा विभाग ने जो 93,000 रिक्त शिक्षकों के पदों पर जो गेस्ट फैकल्टी की योजना निकाली थी उसे अभी आगामी आदेशों तक जो है वो स्थगित कर दिया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि आगे भी शायद इस योजना पर कोई काम ना हो, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगार लगातार ये मांग उठा रहे थे कि नियमित भर्ती ही की जाए, अस्थायी भर्ती नहीं की जाए। और आपको बता दें कि विद्या संबल योजना में एक एक पद पर 100 और 800 और 1000 तक आवेदन जो थे वो लोगों के आए थे। लोगों ने काफी दिलचस्पी बेरोजगारों ने और सेवानिवृत्त शिक्षकों ने दिखाई थी। मगर फिलहाल राजस्थान की सबसे बड़ी खबर यही है कि इस बार शिक्षा विभाग ने विद्या संबल योजना जो है उसको मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद में फिलहाल स्थगित कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के बीच में इस पूरे मामले को लेकर, इस योजना को लेकर के पूरी बातचीत हुई, गहन मंथन चिंतन का दौर चला। उसके बाद में पत्रावली पर मंजूरी देने के बाद में, मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद में शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर हैं गौरव अग्रवाल, बीकानेर से उन्होंने ये आदेश जो है अब से कुछ देर पहले बीकानेर निदेशालय से जारी कर दिए हैं। और आगामी आदेशों तक राजस्थान के अंदर जो विद्या संबल योजना है उसे स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें दिल्ली सरकार की तर्ज पर, दिल्ली सरकार से प्रेरित होकर के गेस्ट फैकल्टी की योजना जो थी वो राजस्थान की सरकार लेकर के आई थी विद्या संबल योजना के नाम से। मगर मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद में फिलहाल इस योजना को जो है वो बीच रास्ते पर ही स्थगित करना पड़ा है। आपको बता दें 93,000 रिक्त पदों के लिए करीब 4 से 5 लाख आवेदन जो थे वो आए थे। फिलहाल जो 5 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया था उनके लिए चिंता भरी खबर है कि उन्होंने जो आवेदन किया था, जो दर-दर स्कूलों में भटके थे, कई दिनों तक स्कूलों में जाने के बाद तारीख भी बढ़ानी पड़ी थी, तो फिलहाल उस योजना को जो है वो मुख्यमंत्री और सरकार के निर्देश के बाद में शिक्षा विभाग। ठीक है लवली, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।